तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बी फिफ्थ सेमेस्टर जियोग्राफी के सेकंड पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कल परसों फिर आने वाले दिनों में जियोग्राफी सेकंड पेपर यानी कि द्वितीय पेपर की परीक्षा है और बी फिफ्थ सेमेस्टर के, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि GIS के लाभ बताइए। पहले तो जान लीजिए GIS है क्या। GIS का पूरा नाम होता है, पहला G से, ठीक है, ग्राफिकल, I से इंफॉर्मेशन और S से सिस्टम, यानी कि ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब कि कोई चीज़ फोटो के माध्यम से अगर आपको इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी मिल रही है, ठीक है, वो चीज़ को हम कहेंगे GIS, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कोई फ़ोटो आप खींचते हैं, चाहे वो मान लीजिए किसी पेड़ की हो, पेड़ की फ़ोटो खींच लिया और आप अपने ऑफिस में आए, अपने कहीं पर ऐसे ही घूमने गए थे, कहीं पर काम करते हैं मान लीजिए आप, और कहीं घूमने गए तो एक फ़ोटो किसी पेड़ का ऐसा फ़ोटो खींच लाएँ, ठीक है, जो आपके आसपास पेड़ ना हो, और आपने वो अपने घर पे या फिर अपने ऑफिस में दिखाया। जब आप उसे दिखा रहे होते ना, तो जब वो इंसान देखेगा जिसको आप दिखा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसको देखेगा और उसको क्या पड़ेगा, ग्राफिक, यानी कि ग्राफ के माध्यम से उसको पता चल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, कि हाँ ये किस चीज़ का पेड़ है, फिर किस कैसा बना है कैसा नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को ग्राफिक बेस से उसको जानकारी मिल जाए तरीके से, फोटो से, ठीक है। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, अगर आप कहीं पर लड़की देखने, फिर लड़का देखने, कुछ कहीं पर भी गए, ठीक है, तो आपने वहाँ पर फोटो खींच ली और फोटो खींच कर आप अपने घर पे दिखाए, ठीक है, कि हाँ ये कैसा है कैसा नहीं। तो उससे, उस फोटो से आपको आइडिया लगेगा कि हाँ उसकी लगभग लगभग एज कितनी होगी, और वो गोरा है कि सांवला है, ठीक है, और उसके हेयर कटिंग कैसे हैं, और उसका जो फेस कट है वो कैसा है, तो ये सब जानकारी मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राफ के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है। तो इसके लाभ क्या है जान लीजिए। सिंपल शब्दों में बता दिया, जितने भी GIS से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आप इसी तरह समझ जाइएगा, ठीक है। और पहला जो लाभ है कि कम लागत और समय में मतलब कि कम लागत और कम समय में कार्य पूर्ण किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि कम लागत में, मतलब कि कोई भी काम है GIS के माध्यम से आप कम समय में और कम लागत में उसको आप लोग पूरा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि मान लीजिए आपको दिल्ली का लाल किला देखना है, ठीक है। तो लाल किला अगर मान लीजिए सिर्फ आपको देखना ही देखना है, ठीक है, तो अगर आप उसको देखने के लिए दिल्ली जाएंगे तो सबसे पहले आपको टाइम लगेगा भाई, जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ पे जितने 2 घंटे 4 घंटे, एक, ठीक है, एक दिन 2 दिन जितने भी टाइम लगे, और वहाँ जाएंगे तो भैया आपका पैसा भी लगेगा, खर्चा किराया लगेगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका समय भी लगेगा, लागत भी लगेगी। अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में वही चीज़ आप इंटरनेट पे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, या फिर कोई आपका दोस्त यार गया हुआ तो उससे फोटो मंगा लेंगे, भैया वहाँ का फोटो ले आइएगा, ठीक है, या फिर आप गूगल पे सर्च करके फोटो देख लेंगे, ठीक है, तो आपका किराया भी बच गया और आपको फोटो भी दिख गई, समय की बचत हो गई, पैसा भी नहीं खर्चा हुआ। जस्ट मैं एक एग्जांपल सेट करके बता रहा हूँ, ठीक है, वरना सबको मालूम है कि कहीं पर किसी चीज़ को जाकर देखने में जो फीलिंग है, जो इंजॉयमेंट है वो अलग है, ठीक है, लेकिन एक मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया, और बहुत सारे उदाहरण अलग अलग हो सकते हैं। और अगला है चित्रों के साथ एक बड़े क्षेत्र के नक्शे को तैयार किया जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देखते हैं आजकल ड्रोन का जमाना आ गया है, तो ड्रोन के माध्यम से ऊपर उड़ता है ड्रोन। अगर मान लीजिए कैमरे से आप कोई फोटो खींचेंगे तो किसी एक ही डायरेक्शन में आप उस चीज़ को कैप्चर कर पाएगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, और उसका एक लिमिट ही होगा कि हाँ वो 10 मीटर 5 मीटर की ही रेंज को कवर कर पाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप ड्रोन के माध्यम से कैप्चर करेंगे तो आप 2-4 गांव कैप्चर किए जा सकते हैं। इतना नहीं तो कम से कम एक गांव जो जिसमें 40-50 घर रहते हो, अगर आप ड्रोन के माध्यम से उसको कैप्चर करेंगे तो आसानी से आपको दिख भी जाएगा और चारों डायरेक्शन में आपको दिख जाएगा, ठीक है, यानी कि चारों ओर से। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है, एक बहुत बड़ा लाभ है, उससे नक्शे भी तैयार किया जा सकता है। अगला है कि एक बड़े क्षेत्र की विभिन्न विशेषताएं, फीचर्स जो होती हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, प्राकृतिक संसाधनों को एक नज़र में देखा और समझा जा सकता है, ठीक है। एक बड़ा कोई एरिया है, उसको अगर आप फोटो के माध्यम से देखेंगे तो उसका आप लोग क्या उसका आकार है, क्या चौड़ाई है, क्या लंबाई है, ठीक है, और साथ साथ में उसका जो वहाँ की विशेषता क्या, उसमें कुछ खास क्या है, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये है लाभ। ओके, अगला है कि दुर्गम क्षेत्रों को भी कम समय में आच्छादित कवर किया जा सकता है। प्रणाली विकसित हो जाने के पश्चात इसका उपयोग सामान्यतः सभी के द्वारा अल्प अवधि के प्रशिक्षण के उपरांत सुगमता से किया जाता है, यानी कि आसानी से और बहुत ही कम समय में आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया GIS के बारे में परिचय। अब यहीं पर अगला प्रश्न है, दूर संवेदन के लाभ बताइए। देखिए ज़्यादातर जो प्रश्न आएंगे वो आपको GIS यानी कि ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और दूसरा है दूर संवेदन के लाभ यानी कि रिमोट सेंसिंग जिसको बोलते हैं। दूर संवेदन को इंग्लिश में रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। रिमोट सेंसिंग का मतलब ये हो गया कि आप किसी चीज़ को बिना छुए हुए, बिना उसको
टच किए हुए दूर से उस चीज़ के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, या फिर उस चीज़ को आप लोग देख लेते हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके से कहलाएगा दूर संवेदन, ठीक है, यानी कि रिमोट सेंसिंग। एग्जाम्पल के रूप में मतलब कि कोई भी चीज़ है उसको आप बिना टच किए या फिर बिना उसको, ठीक है, आप लोग उसके पास जाए हुए उस चीज़ को अगर आप प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा रिमोट सेंसिंग। जैसे कि आप किसी का भी फ़ोटो खींचते हैं, ठीक है, किसी का फ़ोटो खींचते हैं तो आप उसको टच तो करते नहीं ना, तो उसको आप लोग छूते हैं, यानी कि टच छूना करना मतलब ये हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग दूर से ही उस चीज़ को कैप्चर कर लेते हैं और आपके पास आ जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बिना किसी चीज़ को छुए, ठीक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, ठीक है, वो होता है दूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे, जो कि आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसके कुछ लाभ बताना है, तो चलिए इसका उत्तर लिखेंगे कि यह किसी बड़े यंत्र का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। यह समय आधार रेखा पर विश्वसनीय तथा वास्तविक अथवा लगभग वास्तविक सूचनाएं प्रदान करता है। यह भूमि सर्वेक्षण की अपेक्षा कम खर्चीली है और इससे सूचनाएं जो होती हैं इंफॉर्मेशन वो शीघ्र ही कलेक्ट हो जाती हैं। यह दृष्टिगोचर तथा डिजिटल व्याख्या के लिए क्रमशः सादृश्य तथा डिजिटल आंकड़े प्रदान करता है। और अगला है कि किसी भी यंत्र के ऊपर कई बार गुजरता है जिससे चित्रों की पुनरावृत्ति होती है। इससे समय अनुसार होने वाले परिवर्तन को समझने में सहायता मिलती है और इस पर खराब मौसम तथा दुर्गम भूमि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये कुछ हैं दूर संवेदन के लाभ। उसके बाद अगला प्रश्न है कि फील्ड सर्वे के बिना भूतल एवं ऊपरी तलों को उपग्रह चित्र के माध्यम से कैसे देखा जा सकता है। तो उसका सिंपल सा उदाहरण 3D के माध्यम से देखा जा सकता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि त्रिआयामी यानी कि 3D व्यू यानी कि जो आप लोग देखते हैं, इसका निर्माण करके हम फील्ड सर्वे के बिना भूतल एवं ऊपरी तलों को भी देख सकते हैं, परंतु हमें इस व्यू को जनरेट करने के लिए अतिरिक्त डेटा की जरूरत पड़ती है, जो कि वर्तमान समय में ड्रोन के माध्यम से एकत्र की जा रही है। ड्रोन आप लोग जो शादी विवाह में देखते हैं, ठीक है, आजकल रील में आपने बहुत देखा होगा। इस डेटा में किसी एक स्थान के भाग को दो अलग अलग कोणों में एकत्रित किया जाता है, जिससे कि उस स्थान का 60% हिस्सा प्राप्त हुई अलग अलग इमेज में एक ही हो। इस प्रकार से एकत्र की गई जो फोटोज होती हैं, तस्वीरें होती हैं, तस्वीरों का सॉफ्टवेयर की सहायता से स्टेरियो वर्जन का निर्माण करते और भूतल एवं ऊपरी तलों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ड्रोन का जब से जमाना आ गया, आप लोग ऊपर नीचे मतलब कि साइड लेफ्ट राइट आप, ठीक है, डाउन सब चीज़ देख सकते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया, आप हर एक क्षेत्र में इसके माध्यम से अच्छा और एक प्रोफेशनल सर्वे किया जा सकता है, तो चाहे जिस भी चीज़ का हो, ठीक है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी हो सकता है, ये गारंटी नहीं है, लेकिन ऊपर वाले जो क्वेश्चन उनकी गारंटी जीआईएस और दूर संवेदनशील से पक्का आएंगे। अगला प्रश्न है कि कृषि में रिमोट सेंसिंग पर टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कृषि में रिमोट सेंसिंग का उपयोग फसल भूमि के टुकड़ों की पहचान करने से लेकर सटीक कृषि जैसे प्रशिक्षित अनुप्रयोगों तक होता है। दूर से संवेदी डाटा UFGH के माध्यम से आसान आकलन और भू स्थानीय विश्लेषण उपकरणों की प्रगति ने अध्ययनों को जोरदार तरीके से शुरू किया। हालांकि कुछ टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी सीमाओं, बजट और समय की कमी के कारण अध्ययन पिछड़ रहा है। रिमोट सेंसिंग ने कृषि में कैसे मदद की है और वो निम्न है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ये मेन चीज़ बताया गया है कि कृषि में, तो कृषि में भाई आपको कितने आपका एरिया है, ठीक है, ठीक है, ये आपको वहाँ से जानकारी मिल सकती है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, ठीक है। मतलब कि एग्जैक्ट नहीं, रिमोट सेंसिंग का मतलब ये हो गया कि सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को कवर करना, ठीक है, कि वो कहाँ तक उस चीज़ को कवर कर रहा है और आप बिना उसको टच किए। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर सेट कर दे रहा हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इस परिभाषा को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा और फिर मैं आपको परिभाषा सेट कर दे रहा हूँ एकदम आसान तरीके से उदाहरण के तौर पर, और आपके दिमाग में बस जाएगा। तो चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल में आपके खेत में कोई भी पौधा है, ठीक है, कोई भी पौधा हो सकता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। उस पौधा कितने क्षेत्र में है, ठीक है, कितना एरिया कवर कर रहा है, इसका पता लगाना। और साथ साथ में जो पौधा है उसमें कौन सी बीमारी लगी है, कौन सी बीमारी नहीं लगी, उसको बिना छुए हुए, उस पौधे को आप बिना छुए हुए रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आप उस चीज़ को, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि इसमें आप कौन सी बीमारी है, ये किस वजह से सूख रहा है, ठीक है, और ये जो पेड़ है
वो कैसे कवर किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है उस पेड़ की, आप फोटो खींच लेंगे, उसको छुएंगे ही नहीं। रिमोट सेंसिंग के ही माध्यम से फोटो खींचा जाता है, क्योंकि फोटो जो है वो रिमोट सेंसिंग का बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है, ठीक है। तो रिमोट सेंसर के माध्यम से बिना आप पेड़ को छुए हुए फोटो अपने मोबाइल में खींच लिया। और आजकल आप देखते हैं कि आप लोग एक बहुत सारे ऐप चले हैं, उन पे आप फोटो अपलोड कर देते हैं और आपको तुरंत उस बीमारी का पता चल जाता है, और पता होने के बाद आप उसमें ट्रीटमेंट उसका कर देते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा जस्ट उदाहरण मैंने दिया, बाकी आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रिमोट सेंसिंग बहुत बड़ा योगदान है कृषि के क्षेत्र में। आज आप लोग देख रहे हैं कि जो कृषि है उसमें कम ही समय में बहुत सारी चीज़ें जो है वो कैप्चर कर ली जाती हैं, कैच कर ली जाती है, उसका डेटा स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, ताकि वो आपको बाद में भी कभी भी उसको आप ढूंढें या फिर उसको आप लोग खोजें तो आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि GIS डेटा के 2 प्रकारों पर टिप्पणी लिखिए। तो GIS के 2 प्रकार हैं, मतलब कि 2 टाइप्स के हैं। पहला जो है वो है रास्टर डेटा। इसके अंतर्गत रास्टर डेटा किसी भी मानचित्र, कोई भी जो जैसे मानचित्र है आपने देखा होगा, और मानचित्र, भूपत्रक, तस्वीर या अन्य चित्र रूपी डेटा को कहा जाता है। चित्र रूपी डेटा को कहा जाता है। रास्टर डेटा कई सारे छोटे छोटे या डॉट से मिलकर बने होते हैं, इसमें पिक्सल जिसको कहते हैं। आपने देखा होगा कोई भी फोटो अगर आप उसको जूम करते हैं, ठीक है, बोलते नहीं है कि ये फोटो आपका पिक्सल डाउन है, अच्छा क्लियर दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो वही है यहाँ पर, ठीक है। तो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम पिक्सल कहते हैं। तस्वीर को बड़ा यानी कि जूम करने पर पिक्सल देख सकते हैं कि मतलब पिक्सल उसका कैसा है, क्वालिटी है या फिर नहीं है। और रजिस्टर्ड डेटा को GIS सॉफ्टवेयर में आयातित इंपोर्ट किया जाता है। तत्पश्चात यानी उसके बाद रजिस्टर्ड डेटा को पृथ्वी पर उसके उचित स्थान पर बैठाना, सॉफ्टवेयर में पंजीकरण एवं GIS कमेंट में सेव करने की प्रक्रिया जियोग्राफिसिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका रास्टर डेटा। उसके बाद वेक्टर डेटा के अंतर्गत क्या आता है जान लीजिए। वेक्टर डेटा GIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से रास्टर डेटा में चिन्हित किए गए विभिन्न विशिष्टताओं यानी फीचर अथवा प्राकृतिक संसाधनों जैसे संपत्ति इकाई की वेक्टर फाइल बनाकर कई सारी GIS लेयर ठीक है डिजिटाइज की जाती हैं। वेक्टर फाइल को रास्टर डेटा इमेज जैसे कि मानचित्र, उपग्रह इमेज, टोपोशीट के ऊपर एक रेखांकन के रूप में दर्शाया जाता है। इसी प्रक्रिया को डिजिटाइजेशन कहा जाता है। वेक्टर फाइल को लेयर के रूप में सेव किया जाता है। वेक्टर लेयर के निर्माण के दौरान इन्हें भी प्रक्षेपित किया जाता है जिससे यह पृथ्वी पर अपनी उचित स्थान पर दिखे। ये डिजिटाइज्ड लेयर मुख्यतः किसी क्षेत्रफल निहित वस्तु जैसे खेत व संपत्ति की बाउंड्री इत्यादि, लंबाई सूचक इकाई जैसे सड़क, नहर इत्यादि आदि ये जो चीज़ें हैं बिंदुओं से प्रदर्शित की जाने वाली इकाई जैसे हैंडपंप, कोप इत्यादि हैं। इन GIF लेयर्स को क्रमशः पॉलीगॉन, पॉलीलाइन, ठीक है, पॉइंट टूल का प्रयोग करके डिजिटाइज किया जाता है। तो ये है आपका वेक्टर डेटा और रास्टर डेटा, जो कि महत्वपूर्ण पर साबित हो सकता है। दोनों के बारे में 2-3 बार उत्तर पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक ही 2 बार पढ़ने से नहीं आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 से 4 बार पढ़ लेंगे उत्तर अच्छे समझ में आ जाएगा, ओके। उसके बाद रेडियोमेट्रिक रेजुलेशन क्या है, मैं आपको डेट बताना चाहूँगा। आज हमारी हेल्थ सही नहीं है, ठीक है, वीडियो शूट करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों की जो क्लास मतलब कि एग्ज़ाम लगे, इस वजह से मैंने थोड़ा आपको जानकारी दे दी कि और आपको उसके बाद PDF दे दी जाए। इसमें मैंने बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उनको कलेक्ट किया है, ठीक है, और उसके उत्तर भी यहाँ पर समाहित है, जो और व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको हम अटैच कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग ये मतलब PDF प्राप्त करके अपनी एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो दोनों से ज्वाइन होकर आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें जियोग्राफी जो सेकेंड पेपर उसकी PDF दे दीजिए। हालांकि हम इस PDF को हम टेलीग्राम व्हाट्सएप पे दोनों को दोनों डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी हेल्थ डाउन है इसलिए वीडियो शूट करने का प्लान नहीं था, लेकिन एग्जाम लगे थे तो मैंने सोचा आपको बेसिक जानकारी दे दी कि उसके बाद हम आप सभी को PDF से जो है वो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देंगे। उसमें दिए गए सही प्रश्नों का उत्तर आप तैयार कर लेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे, अच्छे 3 बार 4 बार, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगा आपके एग्जाम में है, लेकिन आपके पास होने भर के जो नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक है। जो जो मैंने प्रश्न बताया मतलब कि इसमें इंक्लूड किया उनको तैयार कर लेंगे, तो ठीक है। बाकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।